आपको पता है कुछ साल पहले आपके साथ एक और स्कैम हुआ जिसके बारे में शायद आपको कभी पता ही नहीं चला। आप भी बिल्कुल एकदम भक्ति में लाइनों में लग गए, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की एक जज ने हैदराबाद में नालसा जो यूनिवर्सिटी है, बहुत ही प्रतिष्ठित लॉ यूनिवर्सिटी है, वहां पर एक इवेंट में बोलते हुए बहुत बड़ा वाजिब सवाल उठाया और पूछा कि ये जो नोटबंदी हुई थी 2016 में, इसका मतलब क्या था, ये समझ ही नहीं आया। जब 98% 98% जो आपके पास पैसा था, जो करेंसी थी, वो तो वापस ही आ गए, तो आपने ब्लैक मनी का क्या किया? ब्लैक मनी थी कहां फिर? आप लोगों को याद है कितना लोगों के रोजगार पर इसका फर्क पड़ा, कितने लोगों की मौत हो गई थी, कितने लोगों की अपनी एक एक पाई थी जो कि आप लोग देश हित में देने के लिए लाइनों में लग गए थे। लेकिन क्या वाकई वो देश हित था और वाकई वो जो फैसला था वो एक स्कैम था? ये आज ट्विटर पर सवालों के साथ ट्रेंड हो रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना ने आज ऐसी बात कह दी है जिसके बाद इस तरह के सवाल उठने तो लाजमी है। ये देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ उन्होंने क्या बात कही। बार एंड बेंच के हवाले से मैं आपको ये खबर बता रही हूँ जिसमें जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि 98% जो करेंसी थी वो तो बैंकों में वापस आ गई। तो आप बताइए कि ब्लैक मनी, काले धन को खत्म करने की कोशिश आखिर हुई कहाँ? उन्होंने कहा कि आखिर हम सबको पता है कि आखिर क्या हुआ था 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे। 86% जो करेंसी थी वो 500 और 1000 के नोट के डिनोमिनेशन में थी, जो हमको लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसका जो नजरिया है वो बिल्कुल खो दिया। इस वक्त अगर मुझे कोई भी मजदूर देख रहे हैं या फिर ऐसे कोई भी लोग इस वक्त मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो गौर से सुनिएगा, जिन लोगों को काफी दिक्कत उस समय पे हुई थी नोटबंदी के टाइम पर, और एक बहुत वाजिब सवाल उस वक्त राहुल गांधी ने उठाया था कि आपने किसी भी अंबानी, अडानी, बड़े किसी बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट को देखा है लाइनों में लगे हुए? लाइनों में कौन लग रहे हैं? आप लोग, दिहाड़ी मजदूर, हल्का हल्का सा बेचारे कमा के अपनी कोई कोई पाई जो कि जोड़ रहे होंगे, वो लोग लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए थे। उन्होंने कहा कि अब आप ये सोचिए, सिर्फ फर्ज कीजिए कि एक मजदूर जिसको अपने नोट्स एक्सचेंज कराने थे, बदलवाने थे, किस लिए? ताकि वो अपनी रोजमर्रा की चीजें खरीद सके, आटा, दाल, चावल, दूध, दही, अंडा, ब्रेड, ये टाइप की चीजें, अगर वो चीजें खरीद सके। तो 98% जो करेंसी थी वो तो वापस आ गई। तो आप ये बताइए कि फिर आपने काले धन को खत्म कहाँ किया? जो आपका गोल तो यही था, डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी के नाम पर, कि जी हम काला धन खत्म कर देंगे। तो उन्होंने फिर आगे कहा, और इस बात को बहुत गौर से सुनिएगा क्योंकि देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह खुद संसद में ये बात कह चुके हैं। I urge upon the Prime Minister to find practical, pragmatic ways and means to relieve the distress of the people who happen to be a great majority of our people. After all, 90% of our people work in the informal sector. 55% of our workers in agriculture are feeling distress. The cooperative banking system, which serves large number of people in the rural areas, is non-functional. It has been prevented from handling cash. So, in all these measures convince me that the way the scheme has been implemented, it's a monumental management failure, and in fact it is a case of organized loot and legalized plunder. Yes, it was an organized loot and legalized plunder. ऑर्गेनाइज तरीके से कैसे लूटा गया है देश की जनता को, वो कहना चाह रहे थे। और यहाँ पर अब जस्टिस बीवी रत्ना भी कहती हैं। तो मैंने ये सोचा कि उस समय ये बहुत अच्छा तरीका था कि वो किसी भी काले धन को बेसिकली सफेद करते। तो काले धन को सफेद करने की बहुत अच्छी स्कीम थी, टेक्निक थी, जो कि सरकार लेकर आ गई थी और आप लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा था कि काला धन खत्म करने के लिए किया जा रहा है, वो काले धन को सफेद करने की कोशिश हो रही थी। और ये उस वक्त सवाल, अब देखिए देश में जो एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको अभी तो जेल में बंद किया हुआ है, जिनकी रिमांड चल रही है, उन्होंने, जो कि खुद IRS ऑफिसर रह चुके हैं, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश उसी वक्त की थी कि आखिर देश की जनता के साथ
ये कितना बड़ा स्कैम मोदी सरकार ने किया है, जरा उसको समझिए, और कुछ समझ आए, पल्ले पड़े तो समझ जाइएगा। अभी हर कोई, सारे लोग तो ना, मतलब वो ठीक है, वो आप एक बार के लिए इतने अंधभक्त हो जाते हैं कि कहते हैं तो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नोटबंदी के नाम पे आजाद भारत का ये सबसे बड़ा स्कैम है। स्कैम 8 किस लाख तरह से? करोड़, स्कैम किस तरह से? 8 लाख करोड़ किसको का फायदा स्कैम। हो रहा है इसको? मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है 8 साढ़े 8 लाख करोड़ रुपए के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं। बहुत बड़े बड़े अरबपतियों ने पैसे लिए, पैसे डकार गए, आरबीआई डिफॉल्ट वापस नहीं किए। इवन सीएजी ने भी कहा है कि आधे लोगों ने अपने पैसे विदेशों में दिए और आधे लोग पैसे डकार गए, वापस नहीं करने वाले। इनमें से मोदी सरकार ने 1,14,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए, राइट ऑफ कर दिए उनके लोन्स, बाकी बचा हुआ है। अब बाकी बचे हुए राइट ऑफ करने के लिए इनके पैसे नहीं थे, बैंक कंगाली की हालत में थे, तो इन्होंने एक ये बहुत बड़ा गेम, पूरा षड्यंत्र रचा। 500-500 के नोट बंद कर दो, 1000-1000 रुपए के नोट बंद कर दो और सबको बोलो अपने अपने नोट बैंकों में जमा कराओ, तो लोग दौड़ेंगे। अब ये जो नोट बैंकों में जमा करा रहे हैं, इससे इन लोगों की उम्मीद है 10-11 लाख करोड़ रुपए इनके पास पैसा आ जाएगा जनता का। उसमें से ये बचे हुए 8 लाख करोड़ में से 1 लाख करोड़ तो इन्होंने कर दिए, 7 लाख करोड़ रुपए और इसमें से राइट ऑफ कर देंगे इन बड़े बड़े अरबपतियों के। जनता तो बेवकूफ हो गई, और इसका सबसे बड़ा सबूत अभी है, 3 दिन पहले, आज 10वां दिन है शायद, एसबीआई का विजय, एसबीआई ने, अभी तो लोगों ने अपने पैसे जमा कराने शुरू किए थे, एसबीआई ने 63 अरबपतियों के 6,000 करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिए। जस्टिस बीवी नागरत्ना एक सेमिनार में ये बात जाकर बोलती हैं और बिल्कुल वाजिब सवाल और स्टैट्स के साथ ये बात रखती हैं, तो आप बताइए, प्लीज डोंट बिहेव लाइक बीजेपी आईटी सेल, जिनके तो काम ही यही है कि एक सवाल कोई खड़ा कर दे और उसको सीधे एंटी नेशनल और टुकड़े टुकड़े बता देते हैं। अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालिए। और उसके आगे जस्टिस बीवी नागरत्ना पूछती हैं, तो आप ये बताइए कि वो इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग्स उसके बाद क्या हुई, किसी ने उसको फॉलो किया? क्योंकि आईटी रेड तो हम लोग आजकल सिर्फ अपोजिशन लीडर्स वगैरह पर होते हुए देख रहे हैं, चुनावों के दौरान होते हैं, विधानसभा के चुनाव हो रहे होते हैं, तो वहां की जो अगर विपक्षी पार्टी की सरकार किसी राज्य में है तो उनके लीडर्स के ऊपर हो रहे होते हैं, या फिर कहीं पर भी विपक्ष के ही लोगों के ऊपर सिर्फ आईटी रेड हम लोग देख रहे हैं। लेकिन जस्टिस बीवी नागरत्ना आपसे पूछ रही है, आप बताइए, वो नोटबंदी के बाद जब आप इतना काला धन लेकर आते तो फिर उसके बाद जो इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए उसका हुआ क्या? भैया फिर तो बहुत सारा काला धन निकला होगा ना, कई सारे लोग पकड़ में आए होंगे, क्या हुआ, कहां है वो सारी डिटेल्स? वो कह रहे किसी को इस बारे में नहीं पता कि इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग्स आखिर उसके बाद हुई क्या। तो ये जो एक आम आदमी का जो एक प्रेडिकमेंट है ना, कि एक आम आदमी जो सफर कर रहा है, वो कह रही है कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा कंसर्न था और इसीलिए मैंने इस पूरे केस में डिसेंट, अपना एक अलग व्यू रखा था उस वक्त भी। आप सोचिए कि न्यायपालिका तक भी कुछ पत्रकार जो कि आपको यूट्यूब की जो है जरिए कितनी सारी खबरें ऐसी बता रहे हैं जो कि दबाई जा रही हैं, कितने ऐसे लोग हैं, एक्टिविस्ट हैं जो कि बोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जेल में बंद किए जा चुके हैं। न्यायपालिका तक से लोग निकल के, जजेस जो कि सिटिंग जजेस भी हैं, वो लोग भी कहीं पे सेमिनार हो रहा है, कहीं पे आप लोगों को हिंट देने की कोशिश कर रहे हैं, बोल रहे हैं ऐसी बात है, लेकिन आप लोग समझेंगे कब? क्योंकि शायद इस वक्त लोकतंत्र में सिर्फ एक ही न्यायपालिका है जो कि हमको दिखाई दे रही है कि इस सरकार की झूठ पर कैसे उसने मरोड़ कसी हुई है और उनकी नाक में दम किया हुआ है। क्योंकि जब झूठ सामने दिखाई दे रहा है तो उसको बोलने वाले भी इतने कलेजे वाले लोग और साथ ही ऐसे जस्टिसेस भी होने चाहिए ना, क्योंकि हमने पास्ट में देखा है कि कई लोग हैं जो कि उस पूरी कुर्सी पर बैठते हैं, उस दौरान क्या करते हैं वो तो बाद में पता चल जाता है जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। उस वक्त राहुल गांधी ने भी जो रोजगार का मुद्दा जो कि वो उस वक्त भी उठा रहे हैं, आज भी उठा रहे हैं, उसकी वजह से जो इन्होंने नोटबंदी का डिसीजन लिया था उसकी वजह से जनता के लिए क्या उसका असर होने वाला था, इस देश पर क्या असर होने वाला था, वो भी आप लोगों को बताया था। Assessment is that it's a disaster. This was a experiment conjured up by the Prime Minister on an individual basis. Pretty much every expert who had an opinion about this was pushed aside, and the Prime Minister took this so-called bold decision. But bold decisions can also be foolish decisions. And this was a foolish decision. It has devastated this country. Layoffs are happening. Today I was just told L&T has laid off almost 1 lakh people. Farmers are dying. More than 100 people have died. And all this while the Prime Minister seems to be having a lot of fun. सारी चीजें ना आंखों के सामने हैं,
सब कुछ आपको एक एक करके तथ्यों के साथ दिखाया जाता है, लेकिन उसे देखने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना टीवी, जहां पर आप गोदी मीडिया देख रहे हैं, उसको बंद करना होगा। और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आने वाले जोक्स भेजने वाले लोगों को या तो ब्लॉक कर दीजिए या उनको फैक्ट से काउंटर करना शुरू कीजिए, और ऐसे ग्रुप से या तो एग्जिट कीजिए या फिर ग्रुप्स में भी फैक्ट से काउंटर करना शुरू कीजिए। बिल्कुल बेधड़क जो भी आपको भेजा जा रहा है अंधभक्तों की तरह, बिल्कुल मूर्खों की तरह उसको बिल्कुल बिलीव करना मत शुरू कर दीजिए। थोड़ा सा सोचिए, अगर आपके पास तथ्य हैं अपनी बात को साबित करने के लिए, या फिर बस आंख बंद करके किसी एक आदमी के पीछे वो भी हंस रहे होंगे बैठ के कि आप लोगों के साथ क्या क्या कर दिया। और वही जो नोटबंदी उस वक्त करके आप लोगों का पैसा इस तरह से सिस्टम में लिया गया, आज भी आप लोगों का ही वो खून पसीने की कमाई टैक्स पेयर्स मनी है जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के जरिए अपनी खाते में, पार्टी के खाते में डाली जा रही थी। कि इतनी सी बात, इतनी साधारण सी बात भी समझाने के लिए कोई रॉकेट साइंस चाहिए होगा? सब लोग पैसे की कैलकुलेशन, बजट वगैरह सब संभालना जानते हैं अपने घरों का। छोटे से छोटे इनकम वाला आदमी भी जानता है कि उसको अपना घर कैसे चलाना, बजट उसको कैसे चलाना है। तो इतनी छोटी सरल भाषा में बताई हुई बात आपको समझ में आ जानी चाहिए ना, कि जो लोग खून पसीने की कमाई, यानी जो जनता का पैसा, जो आपका पैसा है, वो पॉलिटिकल पार्टीज के खाते में किस वजह से जा रहा है भाई? वो किसी भी राजनीतिक दल के खाते में कन्वर्ट होकर प्रोजेक्ट्स के नाम पर क्यों भेजा जा रहा है? और ये सुप्रीम कोर्ट ने की थी नरेंद्र मोदी सरकार की नोटबंदी, जो एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन वो कदम तभी सार्थक हो पाएगा अगर आप जिस जनता के लिए और उसकी सूचना के अधिकार को प्रोटेक्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जब ये अपना जजमेंट दिया है, वो जनता उसको ठीक से समझ जाए। सत्यमेव जयते।